नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप शास्त्री। आज पहली बार मैं आपके सामने रीट भर्ती है उसके तहत अपनी जो सेकंड भाषा है संस्कृत, उसका टेस्ट लेकर आया हूँ। प्रिय मित्रों, पहली बार आपके सामने या आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टेस्ट है वो इस चैनल के तहत आपको प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और साथ में आप जितना पढ़ा है, आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान विशेष है उसकी मूल्यांकन भी किया जा सके। तो आज मित्रों, मैंने जो टेस्ट लिया है वो पहला टेस्ट है वर्ण और जो भाषा विशेष है उसके जो प्राचीन ऋषि विशेष हुए उनसे संबंधित एक पहला टॉपिक लिया है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 12, 13, 14 या 16? तो प्रिय मित्रों, जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, अच माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अच माहेश्वर सूत्र है उसके अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं? अच माहेश्वर सूत्र है उसके अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं? तो अच माहेश्वर सूत्र ए ई ऊन री ऋक ऐ औं ऐ औच, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ण आगे? इसके अंदर क्या है? पूरे 9 वर्ण आएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र है उसके अंदर 9 वर्ण आते हैं। ये 9 वर्ण क्या कहलाते हैं? सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। ये भी कह सकते हैं संस्कृत के अंदर स्वर कितने होते हैं? संस्कृत के अंदर स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत के अंदर 9 ही स्वर होते हैं, वो अच के अंतर्गत गिने जाते हैं। उसके बाद में हल कहा जाता है। हल किसे कहा जाता है? हल का मतलब होता है हयवृट से लेकर के और लास्ट में लण, यहाँ तक हयवृट लण यमगण नाम और लास्ट हल है वो उसका पॉइंट लिया गया। तो कितने वर्ण आते हैं इसके अंदर, कौन से आते हैं? तो ये सारे के सारे व्यंजन आते हैं। कौन आते हैं? सारे के सारे व्यंजन आते हैं। इसका मतलब ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब उसमें चौथा क्वेश्चन हमारा है अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ मतलब अंदर स्थित, अंदर स्थित। तो यह र व ये वर्ण है, ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है यह, दूसरा क, तीसरा ल और चौथा ऑप्शन है अ और व स दोनों। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कौन सा आएगा? द ऑप्शन सही हो, क्योंकि यह भी है और ल भी है, दोनों क्या अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है मित्रों, घोष वर्ण है। घोष, घोष का मतलब जिसमें किसी प्रकार कंपन उत्पन्न, घोष का मतलब नाद या कंपन, कंपन उत्पन्न होता है। तो ये किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। और पांचवे के अलावा कौन सा अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे घोष कहलाते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा आपका सर? द बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। द मतलब वह ऑप्शन जो लिखा है वह आएगा उत्तर। द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न का मतलब प्रयास, यानी आभ्यंतर और बाह्य, 2 प्रकार के यत्न होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के यत्न होते हैं। आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के यत्न होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन आपका सही क्या होगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ब ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन है बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा? स ऑप्शन सही होगा। बाह्य ऑप्शन 11 प्रकार के होते हैं और जो आभ्यंतर होते हैं वो कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बाह्य यत्न होते हैं वो कितने प्रकार के? स यानी 11 प्रकार के होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो केवल 5 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आर्टिक्यूशन है वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह का उच्चारण स्थान है कौन सा है? यानी वकार है दंतोष्ट, वकार है दंतोष्ट, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, स ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दंतोष्ट इसका आंसर होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान, 9वां क्वेश्चन है विसर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी
एकु है विसर्जन नाम कंठ है, एकु है विसर्जन नाम कंठ है। इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कौन सा होगा, ब ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कंठ इसका उच्चारण स्थान है, यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होगा। इसका मतलब ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, तालु किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, तालु किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। इचु यसा नाम तालु, ई च वर्ग य और श दुए वाला स है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसका मतलब च वर्ग ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही आएगा आंसर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, नासिका से उच्चारित होता है, नासिका से नाक से उच्चारित है। देखिए वह नहीं हो सकता, पै नहीं हो सकता है और टै नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका ब ऑप्शन अनुस्वार है वो क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो नासिका से उच्चारित स्थान कौन सा है, किसी वर्ग का पंचम वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण होते हैं वो सारे के सारे नासिका से उच्चारित होते हैं। ठीक है मित्रों। उसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान है, श का उच्चारण स्थान है, आपको बताया ऊपर, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। इसका मतलब दुए वाला स उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका बिल्कुल सही, ब ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 13वां, कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब अल्प प्राण व्यंजन विशेष की बात करें तो कितनी संख्या होगी इनकी, कितनी संख्या होगी। अल्प प्राण, तो अल्पप्राण व्यंजन उनकी संख्या कितनी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अल्पप्राण जिनमें बहुत ही कम वायु की आवश्यकता है, जिन वर्णों की या जिन व्यंजनों की उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी 19। कितनी होगी बेटे विद्यार्थियों, 19 होगी। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कौन सा है इसके अंदर, देखिए ए है वो पूरा स्वर है, ल री ये भी जो री है और ल है ये भी, ल है वो तो व्यंजन है ही, री है वो स्वर है। लेकिन यह एक ऐसा है जो संस्कृत भाषा में, संस्कृत वर्ण में वर्णमाला ने इसे अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है। एक दूसरा वर्ण और है इसका, यह और वह दोनों को अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में मित्रों कि एदतो कंठ तालु, एदतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ और तालु माने जाते हैं। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार लेतु लसानाम, ऋतु लसानाम, ल त वर्ग और ल स, रि त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो रि का स्थान पे दंत होता है और लय का भी स्थान दंत होता है, और सेलेटिव वाला स जिसको हम कह सकते हैं उसका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। तो प्रिय मित्रों, 17वां क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की क्या होती है, अंतिम जो हलंत होता है उसकी हमेशा इत संज्ञा होती है। क्या होती है, इत संज्ञा, और इत संज्ञा होती है उसका लोप भी होता है। तो अंतिम वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा सही, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में हमारा 18वां क्वेश्चन, क का उच्चारण स्थान है, ए कु है विसर्जना नाम कंठ है, यानी पहले आपका विसर्ग आया, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है और ए का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है और क वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल सही सी होगा, यानी स ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में हमारा 19वां क्वेश्चन, औ का उच्चारण स्थान है, औ का उच्चारण स्थान। अब पहले तो आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि ए का स्थान क्या, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ऊ का स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो ओ और औ दोनों का स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही, द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 20वां, कौन सा क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में पूछा है उदात वर्ण है, उदात वर्ण है, उदात वर्ण कौन से हैं। तो उदात में देखिए सारे स्वर आते हैं, उदात उदात होते हैं, वो सारे स्वर उदात ही होते हैं, ए ई ए सारे के सारे क्या उदात कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही, द ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्या है
21वां क्वेश्चन है, वृत्ताकार स्वर कौन सा है? वृत्ताकार स्वर कौन सा है? तो वृत्ताकार स्वर कौन सा है? वृत्ताकार मतलब जिन वर्ण विशेष है उसका उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति क्या है, वृत्त यानी गोल बन जाती है, उसे हम वृत्ताकार स्वर करते हैं। तो ऊ का उच्चारण स्थान भी वृत्ताकार के रूप में होता है, बड़ा ऊ का भी होता है, ओ का भी उच्चारण स्थान है वृत्ताकार स्वर के रूप में गिना जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा है? द बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। उसके बाद सहजातीय दीर्घ स्वर कौन? एक ही जाति के दो स्वर मिलकर के दीर्घ बनता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एक ही जाति के दो स्वर जब मिल करके दीर्घ रूप ले लेते हैं उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए ई भी देखिए तो ई प्लस ई मिल करके क्या बड़ी ई बनती है, ओ प्लस ओ मिल करके बड़ा ओ बनता है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन द क्या होगा? ए और ब दोनों सही होंगे। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद में हमारा 23वां क्वेश्चन है, स्पष्ट व्यंजन कौन सा है? स्पष्ट व्यंजन कौन सा है? स्पष्ट व्यंजन का मतलब जो स्पर्श करके बोला जाता है, यानी हम कह सकते क से लेकर के और हमारा मैं तक जितने वर्ण है वो स्पष्ट व्यंजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है हमारा, हर्स्व स्वर है। हर्स्व स्वर का मतलब है जिनका उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम समय और बहुत ही कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारे के सारे हर्स्व स्वर कहलाते हैं। यहाँ आ देखिए, ए प्लस ए मिलकर आ बनता है, ए प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है, और ऊ प्लस ऊ मिलकर के ऊ बनता है। इसका मतलब ये तीनों स्वर है, हर्स्व नहीं है, तीनों हर्स्व नहीं है, दीर्घ है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं, द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब जिनका उच्चारण करने के लिए बहुत ही कम समय और बहुत ही ज़्यादा वायु और बहुत ही ज़्यादा जो समय की आवश्यकता है, अर्थात हर्स्व स्वर से दुगुना समय और दुगुनी वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे के सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इसमें देखिए ओ औ दे रखा है, एक तो ई दे रखा है, ऊ दे रखा है और ए दे रखा है। ई ऊ और ए ये सारे के सारे क्या है? हर्स्व स्वर है। लेकिन कौन सा जो औ दे रखा है ये क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कै से लेकर के मैं तक सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, जिनको के किसी भी वाक्य यंत्र विषय ने वाणी बोलते हैं, उसके यंत्र विशेष को हल्का सा कोमल स्पर्श करते हुए जो बोला जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन सा है? 26वां क्वेश्चन कौन कहलाएगा? 25 होंगे, क्योंकि वर्गीय व्यंजन सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे वाग्य यंत्र उसके बीच में बहुत ही कम स्पेस रहता है, जगह रहती है, और घर्षण करती हुई वायु निकलती है और घर्षण के कारण से ऊष्मा पैदा होती है। तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान है वो ऊष्म वर्ण विशेष कहलाते हैं। तो उसमें कौन सा है? य, व, श और क। तो इसका श जो दे रखा है ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन, जो स ऑप्शन दे रखा है षटकोण वाला भी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां, पाणिनि के पिता का नाम क्या था? पाणिनि के पिता का नाम आपको बताया था कि जितने भी हमारे जो व्याकरण शास्त्रीय विषयों से संबंधित क्वेश्चन डाले मैंने इसमें, तो पाणिनि के पिता का नाम क्या था? पाणिनि के पिता का नाम था पणिन। कौन सा? पणिन। क्यों? पाणिन तो खुद का नाम था, पणिन उसके पिता का नाम था। और आचार्य वर्ष थे, उनके गुरु थे वरदराज आचार्य है, वो एक अर्थशास्त्र अपने व्याकरण शास्त्र विषय से गए थे। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी वो उसके रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि खुद है। पाणिनि क्योंकि व्याकरण शास्त्र के जो प्रमुख जो हम कह सकते हैं रचनाकार है वो पाणिनि ही है, पाणिनि ही है। तो इसका आंसर सी, यानी स ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पाणिनि। उसके बाद में 30 के वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के दो ही प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होगा? ब ऑप्शन सही होगा। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इनबॉक्स में डाल दीजिए इसके अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।